हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, लेखपाल, यूपीपीटी साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी और इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान लिखा है और इन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी प्रन्यास परिषद या फिर ऑप्शन डी सचिवालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद। दोस्तों, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि इसके 6 अंग हैं, जिनमें सुरक्षा परिषद भी इसका एक अंग है और इसको विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने सिंधी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुमुखी। दोस्तों, याद रखिएगा कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। हम जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 16 जून, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 29 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 23 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। दोस्तों, यहाँ पर आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनके जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन बी खादर मिट्टी, ऑप्शन सी बांगर मृदा या फिर ऑप्शन डी सोनार मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुड़ मिट्टी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है वो काली मिट्टी मानी जाती है और इसको रेगुड़ मिट्टी या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कार निकोबार, ऑप्शन बी मायाबंदर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी बैरनद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरनद्वीप। दोस्तों, अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि द्वीप कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर है, तो बैरनद्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण किस शहर को जीरो मेल सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर या फिर ऑप्शन डी जबलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। दोस्तों, रियल में हुआ ये था कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था कि जो भारत का भौगोलिक केंद्र है, सबसे बीच वाला जो केंद्र है वो नागपुर को माना गया था और यहाँ पर एक पत्थर लगा दिया गया और इसको जीरो मेल सेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी बीजे तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आप सभी को पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। उसके बाद जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था
और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया था। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। दोस्तों हार्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर ऑप्शन डी भाभा परमाणु संयंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र है जो कि राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी साहित्य कला अकादमी, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन या फिर ऑप्शन डी के बिरला फाउंडेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के बिरला फाउंडेशन। दोस्तों वाचस्पति पुरस्कार जो दिया जाता है वो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है, सरस्वती पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो वो भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। दोस्तों याद रखिए कि शाहजहां के शासनकाल को ही प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चित्रकारिता का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थापत्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर वीवी गिरी, ऑप्शन बी संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनका संबंध तबला से था, यानी कि ये तबला वादक थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनका कार्यकाल उनके शासनकाल के दौरान हुआ था या फिर कह सकते हैं उनके कार्यकाल में हुआ था, जिनमें एक थे फखरुद्दीन अली और दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है? ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध या फिर ऑप्शन डी भाखड़ा नागल बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। तो याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध महानदी पर है, यानी कि उड़ीसा में है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन, कौन सी महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? ऑप्शन आपके सामने सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी मदर टेरेसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदर टेरेसा। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो मदर टेरेसा है और याद रखिएगा कि इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से या फिर ऑप्शन डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। दोस्तों जब नदी के जल का प्रदूषण मापा जाता है तो उसमें जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। इससे ये पता चलता है कि अगर जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है, इसका मतलब इसके अंदर जो जानवर है या फिर जो भी कीड़े मकोड़े या फिर कह सकते हैं जितने भी छोटे छोटे जीव हैं वो उसमें जीवित नहीं रह सकते हैं और ये पूरी तरीके से जल जो है वो अशुद्ध है या फिर प्रदूषित है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम BOD कहते हैं, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है। तो याद रखिएगा कि नदी के जल प्रदूषण को मापने के लिए उसमें ऑक्सीजन की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट या फिर ऑप्शन डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एंथ्रासाइट कोयला है ये सबसे उच्च प्रकार का कोयला है या फिर सबसे उच्च कोटि का कोयला है और जो पीट कोयला है ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? ऑप्शन आपके सामने है विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन सी भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों, संवैधानिक संस्था का मतलब है कि जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, बाकी जो 3 आयोग है इनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी दोदाबेट्टा, ऑप्शन सी अमरकंटक या फिर ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नाईमुदी। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने 60वां, ऑप्शन बी 64वां, ऑप्शन सी 61वां या फिर ऑप्शन डी 63वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां। तो याद रखिए कि 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसके तहत जो मतदाता है उसकी मतदान करने की जो आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1921 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1922 में या फिर ऑप्शन डी 1911 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछे जाने का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जो कारण है वो इसके 100 साल पूरे होने का है। यानी कि 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और 2021 में इसके 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, याद रखिएगा प्राक्कलन समिति है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, याद रखिएगा 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, गोखुर या चाप यानी कि ऑक्सबो झील कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी समुद्र के किनारे, ऑप्शन सी समतल मैदानी भागों में या फिर ऑप्शन डी गहरी नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समतल मैदानी भागों में। दोस्तों, जो गोखुर झील होते हैं वो इस प्रकार की झील होते हैं, मान लीजिए कि कोई नदी है और कोई धारा उसकी अलग से बह जाती है और कभी भी क्या होता है कि ये बह बहकर अलग अलग तरीके से एक घोड़े की नाल या फिर कह सकते हैं कि जो गोखुर है या फिर गाय की जो खुर है उसकी तरह का आकार बना लेते हैं और बाद में ये नदी का रूप ना लेकर सिर्फ एक झील के रूप में रह जाते हैं और इसी को गोखुर या चाप झील कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये समतल मैदानी भागों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर या फिर ऑप्शन डी गेंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेंडा। उससे याद रखिएगा कि जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है इसमें घोड़ा, हाथी, शेर तीनों पशु के चित्र अंकित है, लेकिन जो गेंडा है ये जो पशु है इसका चित्र अंकित नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। तो याद रखिएगा कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण से हम प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, शक संवत कैलेंडर, ऑप्शन बी ग्रेगोरियन कैलेंडर, ऑप्शन सी विक्रम संवत कैलेंडर या फिर ऑप्शन डी चैत्र कैलेंडर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक संवत कैलेंडर। तो याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत कैलेंडर है और इसकी स्थापना याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 या फिर ऑप्शन डी 1995। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।